हेलो नमस्कार। यूपी एलटी ग्रेड के एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं और निश्चित रूप से आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा है तो फिर आप जल्दी भर दो ताकि जिससे पहले कि हमारी जो वेबसाइट है वो हैंग होने लग जाए। आपको पता है यूपी में वैसे भी जॉब कम आती हैं, बहुत दिनों के बाद ये जॉब आई है, तो इस मौके को तो निकलने मत दो। और सिलेक्शन लेने के लिए एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कैसा है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप उलझ जाओगे, कभी एमसीक्यू में, कभी पीवाईपी में, कभी किसी में। हाँ, अगर आपने पीवाईपी कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, तो आपका अगर लक अच्छा हुआ तो पिछले जैसा पेपर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि एक ही बार मौका मिलना है और अगर पिछला वाला जैसा पेपर नहीं आया तो क्या करोगे? क्या फिर इंतजार करोगे? क्या फिर 7 साल का इंतजार करोगे? नहीं। तो इस बार बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस पर पकड़ बनाएं। चाहे पिछला वाला पेपर हो, चाहे इस बार का पेपर आ जाए, चाहे आगे वाला पेपर आ जाए, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनको अच्छी तरह से कंठस्थ याद करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस पर पीवाईक्यू करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यह जरूरी है। आज मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी डिस्कस करने वाला हूं। ये ज्योग्राफी जीके जीएस के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसएसटी तो है ही। एसएसटी में आप लोगों को कितने प्रश्न करने होते हैं, एक बार आप मुझे बता सकते हैं? 60 प्रश्न करने होते हैं। एसएसटी में 4 विषय होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। इनमें से आपने ग्रेजुएशन में कोई 2 विषय पढ़े हो तो आप एसएसटी से टीचर बनने के योग्य हो जाते हो। और आपका कोई भी, यानी ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी पढ़ा हो, आप इन चारों में से अगर 2 पढ़े हैं तो कोई भी चारों में से 2 को आप चूज कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। जैसे आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी ग्रेजुएशन में तो भी आप हिस्ट्री ले सकते हैं, है ना। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन आज मैं एसएसटी के उस विषय की बात करूंगा जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, साइंस की तरह होता है। अगर एक बार तुम्हें समझ में आने लग गया ना तो फिर यहां से प्रश्न गलत नहीं होते हैं। तो आइए उसके सिलेबस को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन सा टॉपिक कहां से आएगा और कहां से कितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं अभी तक, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो मात्र 5 रुपए देकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक बहुत ही शानदार ऑफर है कि उस सारे के सारा जो 5 रुपए में आपको मिल रहा था, यानी 300 से ज्यादा एग्जाम और इसके अलावा सुपर पास जो आपको मिल रहा था, वो आप लोगों को अब 799 रुपए में 12 महीने के लिए मिलेगा। सोचिए कि 80 रुपए अभी आप लोगों को महीने का खर्च नहीं करना पड़ता। राजराणा कोड का लगाओगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। आज और कल ही केवल इसकी वैलिडिटी है, उसके बाद ही 999 का हो जाएगा। तो देर न करें, इसे जरूर ज्वाइन कर लें, है ना। बाकी मैं आप लोगों को डेट वगैरह को तो आपको पता ही है, मैं सीधे सीधे आपको सिलेबस पे ले जाता हूं। ये एसएसटी में ज्योग्राफी का सिलेबस है, याद रखना। एक पीजीटी ज्योग्राफी होती है और एक होता है टीजीटी ज्योग्राफी, है ना, याद रखना। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो एक होता है टीजीटी और एक होता है पीजीटी, ठीक है। ये टीजीटी जैसा ही सिलेबस है। अगर आप देखें तो एलटी ग्रेड टीजीटी ही समझ लीजिए इसे, ठीक है। लेकिन दोनों में अलग अलग पेपर आता है, यूपी टीजीटी का अलग पेपर आता है और ठीक है, अलग वैकेंसी भी आती है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूं, है ना। तो मैं आपको जीआईसी वगैरह प्रवक्ता के बारे में नहीं बता रहा हूं। आज मैं केवल यूपी एलटी ग्रेड का जो सिलेबस आया है, वो भी नया जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या क्या दे रखा है, वो सारी चीजों को बारे में आज मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? भूगोल पढ़ना है, अर्थ और विषय क्षेत्र, है ना। कि भूगोल का अर्थ क्या है, उसका स्कोप क्या है, भूगोल, ठीक है। भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ना है। भूगोल क्या है, इसमें संबंधित जो भी थिंकर हैं उन्होंने क्या कहा है भूगोल के बारे में, उन चीजों को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने कोई किताब अभी तक नहीं परचेज करी है तो कभी किसी की भी किताब आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सविंदर सिंह की भी ले सकते हैं, खुल्लर में भी, ठीक है, खुल्लर की किताब आती है, उसमें लगभग सारे टॉपिक दे रखे हैं, आपको अलग अलग किताब भी नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें भी दे रखा है विषय क्षेत्र के बारे में, आप वहां से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पर नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि कल से आपकी ज्योग्राफी प्रारंभ होने वाली है, जहां पे ओरिएंटेशन क्लास लूंगा और जहां पर मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा और वहां पे कंटिन्यूअसली हमारी क्लासें चलती रहेंगी, ध्यान रखना। इसके बाद आता है भौतिक भूगोल, है ना। अब भौतिक भूगोल में देखिए, भौतिक भूगोल मतलब होता है प्राकृतिक भूगोल, यानी इसमें हम सौरमंडल पढ़ेंगे। किसी भी किताब से सौरमंडल पढ़ सकते हैं,
पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। यहां तक कि महेश कुमार वर्णवाल की एक बुक आती है ना, वहां से भी कर सकते हैं। और अगर आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर ली है ना, तो आप लोगों का यहां से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, है ना। सबसे पहले तो याद रखना, जो भी एलटी ग्रेड निकालना चाहता है उसे 9th 10th 11th 12th की ये बुक तो आपको ज्योग्राफी की पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, और अगर आप अपने आप पढ़ोगे तो आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है ना। तो आप पूछ भी सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी कैसे अपना चक्कर लगाती है, पृथ्वी किस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, और उसके चक्कर लगाने के, उसके झुके हुए होने के, उसके परिक्रमण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, दिन और रात की क्या कॉन्सेप्ट है, ऋतु परिवर्तन का क्या कॉन्सेप्ट है ना, सोलर डे सिडरल डे का क्या कॉन्सेप्ट है, वो यहां से आप लोगों को पढ़ना होगा, है ना। इसी के सूर्य और पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से, या हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उस वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, तो उन्हें भी यहां पे पढ़ना होगा, है ना। किसी भी लोकेशन को जानने के लिए देशांतर और अक्षांश पढ़ने होंगे, है ना। और इसके अलावा ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम भी आप लोगों को पढ़ना होगा, ये बहुत जरूरी है इस समय पर, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा आपको पढ़नी है, जहां से विश्व का समय मेजर किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़नी है, जहां से पार करते ही एक दिन में आप आगे चले जाते हो या पीछे चले जाते हो। और इसके अलावा समय निकालना या टाइम कैलकुलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्थल मंडल पढ़ना है। ये पूरा के पूरा जो टॉपिक है ना। अगर आप पता है जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिकल जो बुक आती है, प्रैक्टिस जो बुक आती है, प्रैक्टिकल वाली बुक, उनको भी जरूर पढ़ लेना, है ना। वहां से भी आपको बहुत हेल्प होगी है। और ये वाले जीपीएस वगैरह जो होते हैं ना, इन सारी चीजों के बारे में वहां पे बड़े अच्छे से डिटेल में दे रखी है। इसके बाद स्थल मंडल देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना, सियाल सीमा जानती हो, चट्टान जानती हो, है ना, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी उसका विश्व वितरण, किसी भी किताब से पढ़ सकते हो, है ना, ठीक है। वर्ण वाली किताब से पढ़ सकते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भूकंप की उत्पत्ति विवरण, महाद्वीप महासागरों का वितरण, ठीक है, चतुष्फलकीय सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, यानी आपको लिथियन ग्रीन का सिद्धांत है, अब स्पेशल यहां पे दे रखा है लिथियन ग्रीन। तो अब इसको तुमने छोड़ दिया किसी भी चक्कर में, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा गया था, इस बार आगे फिर क्या करोगे, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने छोड़ दिया, इस बार आगे फिर क्या करोगे, पर्वतों का वर्गीकरण, पर्वतों का निर्माण, कोबर का सिद्धांत अगर आपने छोड़ दिया फिर, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक छोड़ दिया, फिर कैसे होगा। पठार है, प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू कैसे बने, उनके बारे में भी तो आपको पढ़ना होगा ना। तो यहाँ पे प्लेट्यू पढ़ने हैं आपको, ठीक है। मैदान भी पढ़ने कि कैसे बने थे। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे लैंडफॉर्म हैं, और लैंडफॉर्म बनने में इरोजन और वेदरिंग यानी अपक्षय और अपर्दन दोनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डेविस का आपको अपर्दन चक्र पढ़ना है ना, अपर्दन चक्र यानी किस प्रकार से अपर्दन होता है, इरोजन होता है, तो उसका चक्र कैसे चलता है, इसके बारे में, ठीक है। नदियों के द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है, वायु के द्वारा, हिमनद के द्वारा, और इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, ये भी आप ध्यान रखना। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि देखो ये सिलेबस आपको याद होना चाहिए। ये तो मैं कर आज चाहे 2 दिन का टाइम ले लेना, लेकिन सिलेबस याद कर लेना, ठीक है। कभी मान लो करंट अफेयर्स की कोई किताब पढ़ रहे हो आप, करंट अफेयर्स में कुछ अगर क्या आ गया, कोई इस पे आ गया, कोई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे आ गया, कोई भूकंप आ गया कहीं, तो भूकंप से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि भूकंप मेरे कोर्स में है, ठीक है। नहीं कभी इंटरनेशनल डेट लाइन को लेकर कोई खबर आ गई तो आपको पता होना चाहिए, आइडिया मेरे में है। अब वायुमंडल में, तो वायुमंडल का संरचना, वायुमंडल कैसे बनती है, वायु क्या है ना। इसके अलावा वायुदाब क्या है, ठीक है, पवन प्रणाली क्या है, हवाएं कैसे चलती हैं, सरफेस विंड कैसे चलती है, सरफेस विंड के अलावा अपर एटमॉस्फेयर की जो विंड है वो कैसे चलती है, तो वो भी आप लोगों को यहीं पे पढ़ना है। वायुदाब पेटियां हैं, ठीक है, यहां पर ग्रही पवनें हैं। इसके अलावा मानसून है, मानसून का वितरण उत्पत्ति है, वर्षण के स्वरूप है, यानी वर्षा कितने प्रकार की होती है उसका स्वरूप है, ठीक है, वर्षा के प्रकार क्या है। विश्व के जलवायु प्रदेश हैं, थार्नवेट और ट्रवार्था, तो ये भी बात आपको याद रखना, विश्व के जलवायु प्रदेश, ठीक है। क्लाइमेटिकल रीजन कौन कौन से हैं, तो क्लाइमेटिकल रीजन में आप लोगों को थार्नवेट भी पढ़ना है, ट्रवार्था भी पढ़ना है ना, समझ आ गया नहीं। इसमें मैं आपको कोपन भी साथ साथ पढ़ा दूंगा, तो कोपन भी पढ़ा देंगे, थार्नवेट भी पढ़ा देंगे, ट्रवार्था भी पढ़ा देंगे, है ना। आगे चलकर जब भारत को पढ़ाएंगे तो आरएल सिंह पढ़ा देंगे आप लोगों को, है ना, इसी से तो हो जाएगा सब कुछ। अब जलमंडल देख लीजिए,
महासागर का नितल यानी बॉटम कैसा है ना, महासागर जल का तापमान, ठीक है, उसकी सैलिनिटी क्या है, महासागरीय जल की धाराएं कैसे चलती हैं, उनका किस तरह से धाराएं बनती हैं, उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है, ज्वार भाटा, ठीक है। अब ज्वार भाटा में यहां पे देखिए न्यूटन और हैवेल का सिद्धांत भी दे रखा है। अब न्यूटन और हैवेल के सिद्धांत को भूल तो नहीं सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। देखो सीधी सीधी बात है, आपको याद करना पड़ेगा, बात यह। इसके बाद है जैव मंडल। जैव मंडल में देखिए जैव मंडल क्या होता है, बायोस्फीयर क्या है ना, इकोसिस्टम क्या है ना, उसमें इसमें देखा जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जैव मंडल है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना में फूड चेन है, फूड वेब है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पर्यावरण भूगोल की किताब ले लोगे तो आप लोगों को यहां पर बड़ा ही बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, है ना। और कोई भी अगर किसी भी टॉपिक पर आप बुक परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, और समझना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है। नीचे नंबर दे रखा है, वहां से मेरा नंबर भी मिल जाएगा, वहां कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। और आप मुझसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक। चलिए, प्राथमिक अनुक्रम, प्राथमिक द्वितीयक, यहां से प्रश्न हमेशा आता है। बायोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है, ये भी बताते हैं कि जहां पर नग्न चट्टान है और वहां पे एक बहुत बड़े बड़े पेड़ आ जाएं तो उसमें एक प्रक्रिया होती है ना, एक क्रम होता है, तो उसको कहते हैं। तो याद रखो इस बात को। विश्व के प्रमुख जीवों, विश्व के प्रमुख जो बायोम है उनके बारे में। मानव भूगोल, अब ये बहुत जरूरी, ये अलग है, ये आप लोगों को यहां से जीके जीएस में प्रश्न नहीं आते हैं, याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट, अब ये जो मैं पढ़ा रहा था ऊपर वाले, वो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जीके जीएस में आते हैं, केवल आप थिंकर को छोड़ दें, जैसे कोपेनेटर वार्थाएं, ऐसे मैंने जो बताया था न्यूटन का सिद्धांत, इसका ये कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। लेकिन एसएसटी वालों के लिए तो यह है, सब कुछ है। तो देखो भूगोल में, भूगोल का क्षेत्र हंटिंगटन और ब्रूस का है। मानव पर्यावरण अंतर संबंध, निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, रुको और जाओ, निश्चयवाद क्या है, जनसंख्या वृद्धि और विश्व वितरण, ये तो आपको पता है जनसंख्या किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, ठीक है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन याद करना है, ये बहुत बार आता है। जननांकीय संक्रमण, ठीक है, कि शुरुआत में किस प्रकार से बर्थ रेट होती है, डेथ रेट कैसी होती है, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये बहुत कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, भर भर के प्रश्न आते हैं यहाँ से। मानव प्रजाति वितरण, विशिष्ट लक्षण और काके साथ तो मंगोलॉयड प्रजाति का वितरण है। बुशमैन, देखो अब यहाँ पर स्पेशल इन्होंने जनजाति की बात करी है, बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, गद्दी, थारू, गोंड, ठीक है, और इसके आर्थिक गतिविधि एवं समाज। तो ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी यहाँ पर, ठीक है, जनजातियां दे रखी है। स्पेशल इन जनजातियों को जरूर याद रखना। बुशमैन के बारे में आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है। एस्किमो के बारे में आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है। किर्गिज को पढ़ना है, गद्दी को पढ़ना है, थारू को पढ़ना है, गोंड को पढ़ना है। इन सारी चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मानव अधिवास, अब आप अपने गांव में जाते हो तो अगर आपके गांव में झील है तो आपके गांव में तो उन्हें देखा होगा घर ऐसे बने रहते हैं तालाब के किनारे, इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर। तो हमारे जो घर हैं, गांव के घर, वो तालाब के किनारे सर्कुलर उसमें बने हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे बताओ, सर्कुलर अधिवास। घर का मतलब आदिवासी तो होता है, ऐसे पढ़ना है बस। मानव अधिवास का अर्थ क्या है, आधारभूत तत्व का है, प्रकार है, प्रतिरूप क्या है, गांव में अधिवास कैसा होता है, नगर में हैबिटेट कैसा होता है, सब पढ़ना है ना। नगरों का विभाजन पढ़ना है, विकसित विकासशील देशों में नगरीकरण, विश्व के बृहद नगर, ये देखना है। आर्थिक भूगोल में आ जाओ। आर्थिक भूगोल का अर्थ ये तो सब में आता है, यदि पृथ्वी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थिक, ये मैंने सब आपको बताया था कि प्राथमिक क्रिया कौन सी है, प्रकृति से जिनका जुड़ाव है ना। द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। इसके अलावा इन फसलों को याद रखना, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ उत्पादन, सबकी सब फसलें याद रखनी है, ठीक है। चाहे चावल हो, गेहूं हो, गन्ना हो, चाय हो, कहवा हो, रबड़ हो, सबको, है ना। विश्व वितरण, ऊर्जा और खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लोह, अयस्क, बॉक्साइड, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, उद्योगों के स्थानीकरण के कारक, लोह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम और तेल शोधन, औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख व्यापार एवं पत्तन, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत की स्थिति क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह, ठीक है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, हिंद महासागर, आर्थिक और सामरिक है महत्व। इसके बाद अपवाह है, यानी नदियां, यहाँ पे वर्षा है, इसका वितरण है, वनस्पति, जलवायु प्रदेश में देखो यहाँ पे कोपन, त्रिवार्ता और आर एल सिंह, ये मैं बोल रहा था, इनको पढ़ना है। वन संसाधन और निर्वनीकरण, है ना, ठीक। तो इनको आपको पूरा गहराई से हम पढ़ाएंगे, याद रखना। और कृषि उत्पादन में प्रगति और समस्याएं, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक। कृषि में हरित, नील, श्वेत, पीली और गोर क्रांति, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। लगभग वही सिलेबस है, 2018 में था, ज्यादा कोई अंतर नहीं आया है,
ठीक है। और बाकी सब ये आपको दे ही रखा है, हरित, नीली, श्वेत, पीली, गोल्ड क्रांति, गेहूं, चावल, गन्ना, चाय का उत्पादन, वितरण, कृषि प्रदेश, ठीक है। ओ स्लाम्पा और BLC जॉनसन, ये भी याद रखना। देखो कृषि प्रदेश में किसका पढ़ना है? ओ स्लाम्पा और BLC जॉनसन का। ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। टॉपिक देखो, टॉपिक पूरा करना, सिलेक्शन लेना है तो। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में लोह अयस्क है ना, कोयला है, पेट्रोलियम का उत्पादन है, वितरण और उपयोग, ऊर्जा संकट, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, लोह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग की अवस्थिति, पीपी करण द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक प्रदेश, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, भारतीय जनसंख्या नीति, नगरीकरण, रेल, सड़क परिवहन, विदेशी व्यापार, बृहद नगर और प्रमुख बंदरगाह। इतना बड़ा सिलेबस है आपकी ज्योग्राफी का, है ना। और पूरी ज्योग्राफी से आज हम, ठीक है, आपको पढ़ाएंगे, तैयार करेंगे, आपको जीरो से लेकर बिल्कुल हाई लेवल पर आप लोगों को पहुंचा देंगे। और केवल 5 रुपए में आप इसे वैसे जोड़ सकते हैं, है ना। पूरा ज्योग्राफी जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कल से 11 बजे से ये क्लास आप लोगों से प्रारंभ हो जाएगी। तो अगर आप अब भी चाहें तो कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर दे रखा है, इसके अलावा आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 8368775254। ओके, आगे समझ में? अब चलते हैं आगे, ठीक है नहीं। तो कभी कभी जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि समाजवाद की बाइबल किसे कहा जाता है, तो समाजवाद की बाइबल किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि बताइए कि भारत में महिला प्रवास, है ना, तो माइग्रेंट है आपका, माइग्रेशन आपके सिलेबस में माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन से ऐसे सवाल आ जाते हैं कि चलो यही बता दीजिए कि कौन भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, व्यापार, काम और रोजगार, विवाह, तो ये सब है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, विवाह। तो महिला माइग्रेशन का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या? विवाह है। अब मान लड़की है कहाँ की, मानो दिल्ली की, उसकी शादी कहाँ होगी? दक्षिण भारत में, तो उसे वहां माइग्रेट होना पड़ता, मजबूरी है, उन्हें तो जाना पड़ता है ना। वैसे हमारे यहाँ पे इतना रिवाज कहते हैं कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, तो आप यही सोच लीजिए, ऐसी तो थिंकिंग है। तो आप इसी से अंदाजा भी लगा सकते हैं और ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं आप सभी लोग, है ना, ठीक है ना। चलिए, जनसंख्या वितरण की असमानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जा सकता है। दक्षिण एशिया प्रमुख सांद्रता में एक है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। तो यहां पे देख सकते हैं दोनों आंसर सही होंगे। किसी अर्थव्यवस्था, अब ये अर्थव्यवस्था लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो याद रखना, वो केवल 2 ही इसमें अपने आप में सही है, ये अपने आप में गलत है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय असमानताएं कई कारकों के कारण सुधार के बाद भी अवधि में बढ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक नहीं है जो क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाता है? अब क्षेत्रीय असंतुलन आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो फिर आप याद कर लो। चलिए यहीं पर तैयार कर लो, तो राइट आंसर क्या होगा? सरम से सिलेट किस प्रकार की चट्टान है? तो चट्टानों से क्वेश्चन है, तो आप साथ साथ प्रश्नों को भी देख सकते हैं। ये कायांतरित चट्टान होती है, मेटामॉर्फिक। निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति के संचालन का मार्गदर्शन? अब विदेशी नीति आपको आप ज्योग्राफी पढ़नी होती है भारत की, जब आप लोगों को हिंद महासागर की रणनीति के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है। तो पंचशील सिद्धांत है। भारत का विश्व का क्षेत्र 2.4 है, लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 17.8 है। अगर देखा जाए तो 17.7 समझ लीजिए, है ना, ये है। इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यह है। तो जहां पर उत्पादन या कोई भी चीज मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हो, तो वो प्राथमिक क्षेत्र होता है केवल, ठीक है नहीं। प्राइमरी सेक्टर प्रकृति से जुड़ा होता है, तो ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। कौन सी औद्योगिक क्रांति की विशेषता नहीं है? औद्योगिक क्रांति की बंद अर्थव्यवस्था का उद्भव ये नहीं था, खुली अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना। जनसंख्या भूगोल शाखा है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। जनसंख्या भूगोल किसकी शाखा है? मानव भूगोल, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको जनसंख्या भूगोल को पढ़ना होता है, ध्यान रखना। कि गहन निर्वाह कृषि से प्रश्न पूछा, यानी कृषि जो मैंने बताया, कृषि का सिलेबस देखो तो आपको पता चल जाएगा, यहां पर केवल एक ही सही है, ठीक है। बाकी गहन निर्वाह कृषि में गीले धान की खेती का, ये अपने आप में गलत है। गहन निर्वाह कृषि में धान के अलावा अन्य फसलों का वर्चस्व है, ये भी गलत है अपने आप में। चलिए, अब इस प्रकार से यहां से प्रश्न आते हैं। मैंने पूरा की पूरा ज्योग्राफी का आपको सिलेबस पढ़ाया है, सिलेबस बता दिया है। तो आपको ये सिलेबस कैसा लगा? सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ याद रखो कि इंडियन ज्योग्राफी से आपसे खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आप लोगों को थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो आप लोगों ने मन में सपना लिया है कि नहीं हमें इस बार LT ग्रेड निकालना है, निकाल पाओगे। बाकी मेरी क्लास तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी है। बाकी हम मिलते रहेंगे रोजाना 5:30 बजे यूट्यूब पर आपकी क्लास होती है, जहां पर मैं ज्योग्राफी लेके आ रहा हूं आपके लिए कल से, और 11 बजे आप लोगों को ये क्लास मिलेगी ऐप पर, जहां पे मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा और वहां पे MCQ कराऊंगा। तो दोनों क्लासों को जरूर ज्वाइन करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।